हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर किताब भी आती है और उसमें एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो वो हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लेसन वाइज लेसन में आप लोगों को ये प्रश्न भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो अध्याय नंबर 1 जीव जगत जो हमारे पास है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। वर्ग की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या, यानी जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो सामान्य अभिलक्षण है उनकी संख्या घटती है, बढ़ती है, एक से रहती है, घट या बढ़ सकती है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ जाते जाएंगे जो सामान्य अभिलक्षण है उनकी संख्या घटती हुई जाएगी, और जगत से अगर जाति की तरफ जाएंगे तो जो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। पादपों के वर्गीकरण की इकाइयों के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित अनुलग्नों में से किसका प्रयोग वर्ग के संवर्ग कुल की ओर संकेत करता है, यानी आपको सफिक्स बताना है फैमिली के लिए या कुल के लिए कौन सा सफिक्स हम यूज करेंगे। तो एल्स हम ऑर्डर के लिए यूज करते हैं सफिक्स, ओनी हम क्लास के लिए यूज करेंगे, और ऐसे सफिक्स जो है वो कुल के लिए यूज किया जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन है पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण से, पादपों तथा प्राणियों की नाम पद्धति और पहचान से, जीवों की किस्मों की विविधता और उनसे आपसे संबंध से, भिन्न किस्मों के जीव तथा उनका वर्गीकरण। तो चारों ऑप्शनों को देखने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, चारों ऑप्शन लगभग सेम जैसे लगते हैं। तो अगर हमने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि जीवों की किस्मों की विविधता और उनसे आपसे संबंध ही वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरी एक किताब है जिसको कैरोलस लिनियस ने लिखा है, और सिस्टमेटिक जो शब्द है वो भी कैरोलस लिनियस साहब ने दिया है वर्गीकरण विज्ञान के लिए। निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे? व्यष्टिगत पादप अथवा प्राणी को, पादपों अथवा प्राणियों का संग्रहण, घनिष्ठता संबंधित पादपों अथवा प्राणियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल वंश हम कहेंगे घनिष्ठता संबंधित पादपों और प्राणियों के समूह को, जो आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। जंतुओं के वर्गीकरण में वर्ग की इकाइयाँ फाइलम संघ पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रमीय स्तर के बराबर होता है? तो बिल्कुल आप देखेंगे तो हम जंतुओं में जो फाइलम यूज करते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह हम क्या यूज करते हैं? तो अगर आपने हायरार्की देखी है तो वर्ग, गण, प्रभाग, कुल, तो बिल्कुल हम प्रभाग या डिवीजन प्लांट्स में यूज करेंगे, जो कि फाइलम लेवल का ही आपका वर्गीय संवर्ग है। तो आपका पाँचों में आंसर हो जाएगा सी। बॉटनिकल गार्डन या पादप गार्डन और जूलॉजिकल प्राणी पार्क में केवल जीवित स्थानिक जातियों का संग्रहण करते हैं, केवल जीवित विदेशज जातियों का संग्रहण करते हैं, जीवित स्थानिक और विदेशज जातियों का संग्रहण होता है, केवल स्थानिक पादपों और प्राणियों का संग्रहण होता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर एंडेमिक और एक्सोटिक दोनों ही जातियों का संग्रहण करते हैं बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में। पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकीय कुंज एक वर्गीकीय साधन है। की के बारे में क्वेश्चन है। इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? तो बिल्कुल मोनोग्राफ, वनस्पति जात या फ्लोरा, ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल हम ए और बी दोनों को तैयार करने में टैक्सोनॉमिकल की का इस्तेमाल करते हैं। सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं क्योंकि इनमें एक ही किस्म का सामान्य आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यह सामान्य आनुवंशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक हो गया है। तो अगर पेपर में भी हिंदी में कोई मिस्टेक आ रही है तो आप इंग्लिश वर्जन को ही मान्य करें। हम यहाँ पर इंग्लिश वर्जन की भी बात कर लेते हैं कि इंग्लिश वर्जन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो इंग्लिश वर्जन अगर हम देखें तो हमारे पास इंग्लिश वर्जन में ये जो क्वेश्चन है उसको मैं देखता हूँ, और इंग्लिश वर्जन में हमारे पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो ग्रोथ नहीं होगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू मेक साउंड नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी क्योंकि ये निर्जीवों में भी दिखाई देती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो हमारा हिंदी मीडियम वाला प्रश्न है उसको थोड़ा सही कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीवों का ऐसा अभिलक्षण है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम उनकी परिभाषा देंगे। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर आप डी लगा लेंगे। यहाँ पे ये जो नहीं है इसको हटा लेना। आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जीव का ऐसा अभिलक्षण है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है? तो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के आधार पर या कॉन्शियसनेस के आधार पर, जो चेतना का गुण होता है जीवों में, उसके आधार पर हम ये परिभाषा देते हैं जीवों की। एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो हमारे पास विकल्प भी हैं,
हम देख लेते हैं, मिलान करना है हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। तो डिस्टेंस आप देखिए, कुल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल सोलरनेसी पाँचवा वाला आ जाएगा, कुल सोलरनेसी फर्स्ट ए में 5 आ जाएगा। फिर हम जगत की बात करते हैं तो जगत यहाँ पर प्लांटी है, बी में 4th आ जाएगा। गण की बात करते हैं तो पॉलीमोनियलेज आ जाएगा गण में। जाति की बात करते हैं तो ट्यूबरोसम आ जाएगा, और वंश की अगर हम बात करें तो आपका सोलरनम आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में ई, फोर्थ में बी और फिफ्थ में ए वाला आप आंसर लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको एक भी आता है तो आप पहले ही मैच कर ले। जैसे फिफ्थ में ए आप देख रहे हैं, ए वाला जो फिफ्थ सोलरनेस, और उसके अलावा फिर किसी में भी ए नहीं है तो आपका डायरेक्ट आंसर जो है आप ए लगा सकते हैं अगर इस प्रकार का मैचिंग हो जाए तो डिस्टेंस ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, और ये 10 क्वेश्चंस फर्स्ट लेसन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, तो आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। आगे मैं सेकंड लेसन भी आप लोगों को करवा देता हूँ। सेकंड लेसन है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सभी यूकेरियोटिक एक कोश के जीवों का संबंध किससे है? तो सभी प्रोकैरियोटिक एक कोश के जीवों को मोनेरा में रखा है, तो सभी यूकेरियोटिक एक कोश के जीव मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जीवाणु तो आपके प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, और आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया था। तो बिल्कुल 5 जगत 5 किंगडम सिस्टम आर.एस. व्हिटाकर ने, कैरोलस लिनियस ने, ए. रॉक्सबर्ग ने या विर्को या विर्चो ने दिया था। तो बिल्कुल 5 किंगडम सिस्टम जो है वो आर.एच. व्हिटाकर ने प्रतिपादित किया था या प्रस्तावित किया था। आपका आंसर हो जाएगा ए। लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव मैथेनोजन कहलाते हैं, लवण रागी कहलाते हैं, या आत्पोद्भिद या हेलियोफाइट कहलाते हैं, या थर्मो एसिडोफिल। तो बिल्कुल लवणीय क्षेत्र आया है तो लवण रागी यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा बी। हेलोफाइल्स भी नहीं कहते हैं। अनावृत कोशिका द्रव्य, जिनका कोशिका द्रव्य बिल्कुल अनावृत होता है, बहुकैनुकित होते हैं ये, और मृतजीवी किसके अभिलक्षण है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या औपंक, फफूंदी। तो बिल्कुल अनावृत कोशिका द्रव्य आया है और बहुकैनुकित और मृतजीवी आया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा औपंक, फफूंदी या स्लाइम मोल्ड। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्लाइम मोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। उच्चतर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाया जाने वाला संबंध क्या कहलाता है? तो उच्चतर पादपों में और कवकों की जड़ों में जो संबंध होता है, लाइकेन कहलाता है, फंड कहलाता है, माइकोराइजा या बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बिल्कुल माइकोराइजा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की आगे हम बात करते हैं, केंद्रक युग्म का निर्माण तब होता है जब अर्धसूत्री विभाजन रुक जाता है, 2 अगुणित कोशिकाओं में परस्पर तुरंत संलयन नहीं होता है, तब कोशिका द्रव्य का संलयन नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि 2 अगुणित कोशिकाओं में परस्पर तुरंत संलयन नहीं होता है, तो केंद्रक युग्म का निर्माण वहाँ पर पाया जाएगा। N+N स्टेज हमने वहाँ पर देखी थी। तो केंद्रक युग्म का निर्माण आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 2 अगुणित कोशिकाओं में परस्पर तुरंत संलयन नहीं होता है तब बनेगा। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, विषाणु से संबंधित है ये कथन, किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डीजे इवानोव्स्की, इन्होंने विषाणु की खोज की थी। M.W. बेजर्निक, बिल्कुल M.W. बेजर्निक ने ये कथन दिया था, और स्टेनल ने विषाणुओं को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था। माइकोबायोन्ट कवकांश और फाइकोबायोन्ट शेवलांस किसमें पाए जाते हैं? माइकोबायोन्ट जो है वो कवक वाला पार्ट है, फाइकोबायोन्ट एल्गी वाला पार्ट है, जो कि लाइकेन में हमें दिखाई देते हैं। तो लाइकेन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विषाणु और वायरॉइड में अंतर क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विरोइड में प्रोटीन आवरण नहीं होता, लेकिन विषाणु में ये पाया जाता है। विषाणु में कम आणविक भार वाला, ये गलत है, विषाणु में अधिक आणविक भार वाला आरएनए होता है। तो बिल्कुल आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। विरोइड में प्रोटीन आवरण नहीं होता, लेकिन विषाणु में यह पाया जाता है, जिसकी हम कैप्सिड की बात कर रहे हैं। तो कैप्सिड जो है वो वायरॉइड में नहीं मिलेगा, जिसकी खोज स्टीवर्ट डाइनर ने की थी। तो वायरॉइड में कैप्सिड नहीं पाया जाता, लेकिन विषाणु में पाया जाता है। कवकीय लैंगिक चक्र के संदर्भ में घटनाओं के सही क्रम का आपको चयन करना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। केंद्रक संलयन, कोशिका द्रव्य लयन, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका द्रव्य लयन, केंद्रक लयन ये भी नहीं होगा। कोशिका द्रव्य लयन, केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन का ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि कवकीय लैंगिक चक्र के संदर्भ में जो घटनाएं हैं वो सी जाएगी। विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणु का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना जाता है? तो बिल्कुल विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, और इन्हें 5 किंगडम सिस्टम में कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है। तो न तो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर यहाँ पर आप टिक कर देंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। फाइकोमाइसिटीज़ के सदस्य पाए जाते हैं, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। फाइकोमाइसिटीज़ के जो सदस्य हैं
वो जलीय आवास में रहते हैं, सड़ी गली लकड़ी पर भी पाए जाते हैं, नम्र आदि स्थानों पर भी मिलते हैं, और पादपों पर अविकल्पी परजीवी भी होते हैं। तो चारों ही सही है। तो हम देखते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 व 4, सेकंड व थर्ड उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं 2 लेसन के प्रैक्टिस किए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे भी हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।